हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट्स जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी का 2 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है और इसको हमने कोट किया है पेपर सेट 9 से। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी लैंग्वेज रहेगी हिंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। जीवों और पर्यावरणों के बीच अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो जीवों और पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पारिस्थिति नाम से ही क्लियर हो रहा है इसको। इकोलॉजी जो कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का एक शाखा है एक, और जिसमें जीव समुदायों को उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसमें करते हैं और प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में किस तरीके से अपने आप को ढालता है उसको कहा जाता है पारिस्थिति, और उसके अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोलॉजी। तो ए है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो इसको कहा जाता है स्मैश। ये अंग्रेजी का एक वर्ड है, स्मैश कहा जाता है। बैडमिंटन खेल में इसका यूज होता है। जो टेबल टेनिस सॉरी टेनिस होता है उसमें भी स्मैश आपने वर्ड सुना होगा, और ये बैडमिंटन में ये काफ़ी प्रचलित शब्द है, यूज होता है। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक जो प्रिंटर होते हैं उनकी गति को नापने के लिए जो पेपर पर मिनट यानी कि जो पृष्ठ प्रति मिनट इसको नापा जाता है, यानी कि पर पेज को एक किस तरीके से टाइप कर रहा है, किस स्पीड से टाइप कर रहा है, तो उसको नापा जाता है जो आधुनिक प्रिंटर है उसकी गति मापने के लिए। तो पृष्ठ प्रति मिनट यानी कि जो पेज पर मिनट इसको कहेंगे, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, पेज पर मिनट इसको बोला जाता है। इंग्लिश में भी हम देखें पेज पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार है? स्टेम सेल का क्या एक प्रकार है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? फैट। फैट के बारे में हम देखें यदि, फैट जो इस ये किस में टूटता है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये टूटता है फैटी एसिड में। वहीं कार्बोहाइड्रेट यदि पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। और यदि पूछा जाए प्रोटीन किस में टूटेगा? प्रोटीन टूटेगा किस में? अमीनो एसिड में। ये भी आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। अमीनो एसिड में प्रोटीन, फैटी एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट टूटेगा जो लोएस्ट फॉर्म होगा उसका ग्लूकोज, ग्लूकोज में ये कन्वर्ट होगा। डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो हमने इसको इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। यदि अब अभी तक आपने इनको नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। जो महान सम्राट अशोक हैं ये हैं मौर्य वंश से रिलेटेड, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित मस्जिदों में से इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण जो मुगल सम्राट शाहजहां हैं उनके द्वारा किया गया था। तो ये भी हमने हिस्ट्री में डिस्कस किए हैं। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो किस किस चीज का निर्माण इनके टाइम पर किया गया था? मयूर सिंहासन इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, मयूर सिंहासन। वहीं बात करें इनके द्वारा मोती मस्जिद तो हमने देख ही ली है, दिल्ली में इनके द्वारा निर्माण हुआ है। वहीं आगरा में ताजमहल का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया है, ताजमहल। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, और क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही में इन्होंने बनवाया है रेशमा बाड़ा, रेशमा बाड़ा और शाहजहाँ बाग, ये भी इनके द्वारा बनवाए गए हैं। कौन कौन से? रेशमा बाग,
एंड शाहजहां बाग, शाहजहां बाग, ये भी इनके द्वारा बनवाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट हैं जो कि इनके टाइम पर हुए थे। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियस ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो किस वर्ष में? 1948 में श्रीलंका तब जो सीलोन था इसको डोमिनियल ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है होमोसेपियंस का? यानी कि एक बुद्धिमान आदमी। होमोसेपियंस जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि ह्यूमंस को बोला जाता है होमोसेपियंस, एक बुद्धिमान आदमी है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो किस देश को हुई है स्वतंत्रता प्राप्त? दक्षिण सूडान, यानी कि साउथ सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। वहीं बात करें 2011 में इनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इसका कैपिटल क्या है? साउथ सूडान का जूबा, जूबा है कैपिटल। लैंग्वेज यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सल्वा, सल्वा इसके प्रेसिडेंट का नाम है, सल्वा कीर मायादित इनका प्रेसिडेंट का नाम है। तो बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में हमने इसके क्वेश्चन किए हैं, इनको जाकर आप ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को हमने क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं, इनको आप जाकर ज़रूर देखें। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसका आदेश दिया गया था कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा, कर्नल डायर के द्वारा इसका आदेश दिया गया था। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। अब इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड मास्करे? तो ये हुआ था 1990 में, 1919 में ये हुआ था और ये हुआ था 13 अप्रैल, जो कि बैसाखी का दिन था। और यहाँ पर क्या था उस टाइम पर, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी लोग जो बैसाखी के दिन क्या होता है, मेला लगता है, तो उसको देखने के लिए, परिवार के साथ देखने के लिए शहर घूमने आए हुए थे। और इसी टाइम पर ये जो कर्नल डायर थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया था डायरेक्ट फायर का। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुने। बिहार का कैपिटल है पटना, गुजरात का कैपिटल क्या है? आपको पता होना चाहिए, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी, विजय रूपाणी है सीएम। और इसके गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर हैं इसके आचार्य देवव्रत। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बिहार के बारे में बात करें तो पटना तो है इसका कैपिटल। सीएम अभी फिर से बने हैं नीतीश कुमार और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं फागू चौहान, फागू चौहान हैं गवर्नर। तो ए है करेक्ट आंसर, गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन हैं? तो कौन थे पहले वैज्ञानिक? मेंडलीफ, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मूल जो तत्व थे उनकी आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे मेंडलीफ। तो ए है, सी है करेक्ट आंसर। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी ये लगभग 1872 के टाइम पर आया था और बेस्ड ऑन किस्मत था, एटॉमिक मास के हिसाब से इसमें एलिमेंट्स को जमाया गया था। किसके हिसाब से? एटॉमिक मास के हिसाब से। और एज वेल एज सिमिलरिटीज थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में। और इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या था? हाइड्रोजन। और लास्ट, लास्ट कौन सा था? यूरेनियम, यूरेनियम लास्ट था। इसमें टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 63 टोटल एलिमेंट्स थे। और वहीं बात करें इसको कैसे डिवाइड किया था 63 एलिमेंट्स को? 80 जो कि वर्टिकल ग्रुप्स थे, वर्टिकल ग्रुप्स थे, इसको कॉलम्स बोला था, कॉलम्स, या फिर इसको ग्रुप्स बोले हम, ग्रुप्स। 8 वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने ग्रुप बोला और 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन्होंने तैयार की थी, इसको बोला था पीरियड। इनको पीरियड के फॉर्म में जमाया था। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, पोजीशन फिक्स नहीं थी हाइड्रोजन की इन द
पीरियोडिक टेबल। वहीं बात करें आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए इन्होंने जगह नहीं दी थी, आइसोटोप्स के लिए इन्होंने जगह नहीं दी थी। जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनके लिए इन्होंने जगह नहीं दी थी। कोबाल्ट एंड निकल जो कि एटॉमिक मास के हिसाब से इनको नहीं जमाया जा पा रहा था, ये कुछ लिमिटेशन थी। वहीं बात करें कॉपर और मरकरी की प्रॉपर्टी सेम है बट अलग अलग ग्रुप्स में इनको रखा गया था, तो ये कुछ इनकी लिमिटेशंस थी। वहीं फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है जो कि हेनरी मोशले के द्वारा लाया जाता है 1913 में इनके द्वारा लाया जाता है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके द्वारा दिए गए थे 118 एलिमेंट्स दिए गए थे, जिसमें कि इन्होंने 18 ग्रुप्स को फॉर्म किया था, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। और एक विशेषता इनकी थी, इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको जमाया था, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। इसके पहले जितने भी आवर्त सारणी आई थी जो भी वैज्ञानिकों ने दी थी, इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से इनको जमाया था। और जो हेनरी मॉसले की जो आवर्त सारणी आई थी, इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको जमाया था। तो ये याद रखना है, सी इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो ये करेक्ट यही हो जाता है, ए इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुने। क्यूरियस, लुब्धक, मंगल ग्रह, मार्स, नेपच्यून, शनि ग्रह, सैटर्न। तो ये 4 दिए गए हैं, उनमें से भिन्न को आपको चुनना है। ये जो मंगल, नेपच्यून एंड शनि, ये तीनों जो हैं ये ग्रह हैं। और जो लुब्धक या फिर इसको क्या कहा जाता है, व्याध, व्याध तारा भी इसको कहा जाता है। ये पृथ्वी से रात के सभी तारों में जो सबसे ज्यादा चमकीला होता है वही है ये व्याध तारा। और इसका जो सापेक्ष कांतिमान है -1.46 मैग्नीट्यूड है, जो दूसरे सबसे रोशन तारे जो कि अगस्त से दुगना है। तो इतना आपको याद रखना है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ये होता है पिच ब्लेड, पिच ब्लेड खनिज से ये प्राप्त होता है रेडियम। सी डी है इसका करेक्ट आंसर, डी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2015, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है? तो ये कौन सा है? न्यू होराइजन्स, यानी कि 20 का है करेक्ट आंसर। वहीं बात करें नासा के बारे में, तो नासा क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। वहीं इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो फाउंडर मेंबर हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर, वो कौन है? जिम ब्रेडस्टीन, जिम ब्रेडनस्टीन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है नासा का? इससे भी क्वेश्चन बनता है। फॉर्मेशन हुआ है 1958 में। तो इतना कुछ आपको नासा से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च देश में किया गया था। तो किस में किया गया था? 2016 में भारत में, भारत में, जो कि दुनिया का सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला जो रेबीज रोधी दवा है उसका लॉन्च किया गया था। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl सभी को पता है, सिंपल है, नमक, नमक का रासायनिक सूत्र है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। NaCl को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड भी क्या कहा जाता है। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में बात करें। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। NaSCO3 इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। धावन सोडा कहा जाता है Na2CO3, साथ में 10H2O भी इसके साथ आता है, इसको धावन सोडा कहा जाता है। वहीं बात करें कास्टिक सोडा तो ये है NaOH। तो इनके साथ ये भी आपको याद रखना है। और आगे आगे हम इसके साथ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते जाएंगे, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O।
वहीं चौक CaCO3 होता है चौक, और चूना पत्थर को भी CaCO3 ही बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, संगमरमर भी CaCO3 ही होता है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसके रासायनिक नाम याद रखना है। आगे बढ़ते जाएंगे तो हम और भी इनके देखते जाएंगे। सी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 2019 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2019 में रग्बी विश्व कप हुआ था, उसकी मेज़बानी की थी जापान ने। तो डी इसका है करेक्ट आंसर, जापान ने इसकी मेज़बानी की थी। तो जापान के बारे में हम देखें, इसका कैपिटल है जापान का टोक्यो। करेंसी से भी क्वेश्चन बनता है, करेंसी क्या है? येन, जापानीज येन है इसकी करेंसी। इसके एम्परर हैं कौन? नारुहितो। नारुहितो एम्परर हैं। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी कौन बने हैं? योशिंदे सुगा। कौन है? योशिंदे सुगा, ये इसके हैं प्रेसिडेंट। ये हैं योशिंदे सुगा इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर। तो इतना कुछ जापान से रिलेटेड था। डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है CRISPR का क्या अभिप्राय है? तो क्या है इसका अभिप्राय? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है CRISPR का। तो ये है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिड रिपीट्स। तो सी इसका है करेक्ट आंसर, सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रामखेलिया। रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रामखेलिया है बिहार का लोक नृत्य, बिहार का है। सी इसका है करेक्ट आंसर। बिहार के बारे में हम देख चुके हैं। बिहार का कैपिटल है पटना, CM है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। और साथ में और कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? झिझिया, झुमरी, कजरी, पाड़का, ये भी यहाँ के लोक नृत्य फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड, संचार प्रणाली एवं पृथ्वी के नजदीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? तो कौन से उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? DSCOVR, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एक डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सिस्टम था जिसको कि लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी। वहीं बात करें स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलॉन मस्क की ये कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? तो विद्युत धारा और वोल्टेज, इसका रिलेशन क्या है? V=IR, यानी कि वोल्टेज जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और ये है प्रतिरोध। तो यदि सर्किट का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, वहीं बात करें V= जो प्रतिरोध है इसको दुगना कर दिया जाए और वोल्टेज को समान रखने के लिए, तो वोल्टेज सेम रहना चाहिए, ये V1=V2 रहना चाहिए। तो इसके लिए जो सर्किट में प्रभावित धारा होगी वो क्या हो जाएगी? इसको बराबर करने के लिए प्रभावित धारा को हाफ होना पड़ेगा, तब ये जाकर बराबर होगा, यानी कि घट जाएगा। तो बी इसका हो जाएगा आधी घट जाएगी। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो लॉ है इसी को कहा जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को एस द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट वेकर के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले भी हम पहले के सेट में भी इनको डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो किस में नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में, यानी कि रेड ब्लड सेल RBC में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस प्रणाली के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन है ये?
तो इसका करेक्ट आंसर है टार्डिग्रेड, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें उत्तरी अमेरिका का जो कंगारू चूहा रहता है, जिसको कि जीनस डिपोडोमिस कहा जाता है, रेगिस्तान के वातावरण में रहने वाला सबसे खास जानवरों में से एक है और यह बिना पानी के अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है? तो किसका नहीं है? शुक्र का नहीं है, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, शुक्र का कोई भी उपग्रह यानी कि कोई भी चंद्रमा नहीं है शुक्र ग्रह का, इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पॉलिटी में हमने डिस्कस किया है इसको, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो 2013 में प्रक्षेपित किया गया था GSAT-7, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? किस वर्ष में? 2012 में लिया था। सभी जो सारे स्पोर्ट्स हैं उनमें इन्होंने हिस्सा लिया था, सभी प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने हिस्सा लिया था महिलाओं ने वर्ष 2012 में। ये जो 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे ये लंदन में हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। और अब जो नेक्स्ट होंगे 2022 में, ये कहाँ पर? चाइना में, बीजिंग में ये होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग नहीं थे प्रथम मानव जो कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले, ये थे यूरी गागरिन, यूरी गागरिन थे, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू हुआ था? तो किस साल में इसको प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1973 में, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये बाघ बचाओ परियोजना है, इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1973 में की गई थी और इसके तहत अंतर्गत आरंभ में कितने 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे और आज इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 50 बाघ अभ्यारण्य बना दिए गए हैं, तो बी इसका है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो आपको मैप के थ्रू यदि देखना चाहें तो ये चीन, चाइना, फिर आती है इंडिया में, फिर बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो ये नेपाल में नहीं बहती है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ पर नहीं बहती है? नेपाल में नहीं बहती है। उद्गम होता है चाइना में इसका, ए, फिर बांग्लादेश में, इंडिया में आती है, उसके बाद बांग्लादेश में, तो डी है करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? किस देश से संबंधित हैं, किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं जर्मनी से, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो आपातकालीन है तो इनको भी हमने, जो आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसीज हैं, इनको भी इंडियन पॉलिटी में डिस्कस किया था। ये कौन कौन से हैं? 352, 356, चार चार के गैप से ये आते हैं। 360 इसमें की नेशनल इमरजेंसी होगी, इसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, और 360 को कहा जाता है फाइनेंशियल, यानी कि इस क्या जाता है? वित्तीय, फाइनेंशियल, वित्तीय आपातकालीन, इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन ये नेशनल इमरजेंसी है, तो ये तीनों ही आपको याद रखना है, 352, 356 और 360, तो सी इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? तो किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, याद रखना है आपको, और इसके जो
लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। मनोज सिन्हा हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। ए है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की थी? तो किसके द्वारा एक्सरे किरणों की खोज हुई है? विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलाना। तो जो तट पर मछली पकड़ना ये एक जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू, तो सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, इस यमन पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह कौन है? तो इनका नाम है तवक्कुल करमान, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यमनी यानी कि यमन में इनका बर्थ हुआ है और ये लगभग 41 ईयर्स की हो चुकी हैं। 1979 में इनका बर्थ हुआ था और इनको 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। एक फीमेल जर्नलिस्ट हैं ये तवक्कुल करमान, तो बी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो इस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है। कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी बताना है। तो जो फ्रांसीसी कॉलोनीज थी ये जो कोरोमंडल तट है उस पर स्थित पौडुचेरी, करिकाल और यानाओन और मालाबार तट पर माहे और बंगाल में चंदननगर शामिल थे। तो ये शामिल थे, इस कारण से इसको कैंसिल किया गया है क्योंकि पौडुचेरी भी आता था है और ये पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था, तो इसमें बिहार भी आ जाता है बंगाल में, तो ये चंदन नगर में शामिल थे। तो ये फ्रांसीसी कॉलोनीज थी और इसलिए इसको कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पक्षियों की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं? तो किसके कारण हो रही हैं? आवास विखंडन के कारण लुप्त हो रही हैं ज़्यादातर पशुओं की प्रजातियां। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही बात करें, ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।